हाँ बच्चों, चलिए देखिए लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया दैट वाज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। आज हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो आप ये समझते हैं कि उसमें अल्कोहल एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेंगे। वो रिएक्ट कैसे करते हैं आप ये पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल्कोहल जो होते हैं वो कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल as well as nucleophile। एम्बीफाइल होते हैं। एम्बीफाइल मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भूल गए हो मैं दोबारा से याद दिला देता हूं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता था जिसमें चाहे कोई न्यूट्रल स्पीशीज हो या कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हो, पर उनके पास लोन पेयर होना चाहिए। मतलब लोन पेयर मस्ट है। समझ रहे आप? लोन पेयर होना चाहिए। वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो चाहे न्यूट्रल हो या पॉजिटिवली चार्ज हो, पर उनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होनी चाहिए। राइट? ये तो आपके लिए पुरानी छोटी सी नॉलेज होगी। यानी कि अल्कोहल इलेक्ट्रॉन रिच भी हो सकते हैं और अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। देखिए अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल कब एक्ट करते हैं? जब अल्कोहल अपना ओ का, आपको याद है जब मैं आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर करवा रहा था फर्स्ट क्लास में, तो मैंने बताया था कि अल्कोहल में ओ के पास लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं। तो लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह तो एक्ट करेगा ही। तो वाई दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। और ये इजिली किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? ये इजिली उनके साथ रिएक्ट कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो अल्कोहल इजिली ओ का लोन पेयर उन जगह पे अटैक कर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो आर ओ एच, ओ का एक लोन पेयर रह गया, एक चला गया, और वो लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना गया इस कार्बन के साथ। पर जो लोन पेयर डोनर होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ओ पे पॉजिटिव चार्ज आना आप जानते हैं ऑक्सीजन एटम की इंसल्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन एक ताकतवर एलिमेंट है। ताकतवर एलिमेंट अपना अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो वो अपने से कमजोर को लूटता है। तो ऑक्सीजन से कमजोर कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। और ज्यादा कमजोर कौन है? हाइड्रोजन। तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, वापिस अपने लोन पेयर की बादशाहत रिटेन करेगा, और वो इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा और H प्लस रिलीज कर देगा वो। तो ये वो मोड है जो अल्कोहल को न्यूक्लियोफाइल बनाता है। पर अल्कोहल एज अ इलेक्ट्रोफाइल कब बिहेव करता है, ये देखने की बात है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब समझे आप? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल की तरह तब बिहेव करता है व्हेन अल्कोहल गेट्स प्रोटोनेटेड। प्रोटोनेटेड आप समझते हैं कि जब अल्कोहल में प्रोटॉन की सप्लाई हो जाए, तो प्रोटॉन की सप्लाई होने से आर ओ
आप एक काम करें, चलिए एक थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, ROH, अब O पे पॉजिटिव आ गया, O पे पॉजिटिव आ गया तो O किसी एक को लूटेगा, H को या R को। अगर H को लूटा तो वापिस इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और अगर कार्बन को लूटा तो फिर वो क्या जनरेट कर देगा, कार्बोकटाइन। अब बताओ इस कार्बोकटाइन में आपको ये E+ की तरह नहीं लग रहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं लग रहा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं लग रहा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तब बन जाएंगे जब ये प्रोटोनेट होंगे, यानी कि इनको एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कराने के लिए आपको इनका प्रोटोनेशन करना पड़ेगा, देन दे विल बिकम इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अदरवाइज अगर आप इनका सही चरित्र की बात करें, इनका सही चरित्र तो न्यूक्लियोफाइल है, बात समझ रहे हैं आप। तो इलेक्ट्रोफाइल तो तब बनते हैं ना जब प्रोटोनेट हुए, उससे पहले थोड़ा ना थे इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ये क्वेश्चन आज से कई साल पहले CBSE में आया कि दैट हाउ alcohols can behave like both electrophile as well as nucleophile, 2 मार्क्स में। और बिलीव करिए 2 में से 2 शायद 4 या 5% बच्चों को मिले थे, मैक्सिमम बच्चे 1 नंबर या 0 नंबर ला पाए थे। 1 नंबर तो बच्चे ले आए थे ये लिख के क्योंकि ऑक्सीजन एटम पे लोन पर होता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर देता है, पर बच्चे ये नहीं ढूंढ पाए थे इलेक्ट्रोफाइल की तरह कैसे एक्ट करेगा। चलिए CBSE का इतिहास है, क्वेश्चन एक ही बार आया, सिर्फ एक ही बार, उसके बाद ये क्वेश्चन CBSE ने नहीं पूछा। चलिए सर, बोलो बोलो बेटा बोलो। ये जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूटेगा तो मतलब ये चीज थोड़ी आप ऐसे समझा दो कि मतलब वो तो किसी से भी लूट सकता है ना, तो हाँ वो हाँ, दोनों से लूटने दोनों वाले केसेस बनेंगे या फिर किसी एक से ही लूट सकते हैं मतलब कंडीशन, रिएक्शन के रिएक्शन की अंदर। कंडीशन डिपेंड करती है। अगर कार्बोकटाइन की बनने की कंडीशन है तो वो कार्बन को भी लूट सकता है। ओके चलिए सर। फर्स्ट, अभी आएगा जो आपकी जो डाउट है ना, इसमें अभी आएगा बच्चे, आपका डाउट दोबारा लूंगा, मुझे याद रहता है बच्चे का डाउट। चलिए फर्स्ट है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड। पहले हम ये पढ़ेंगे कि अल्कोहल अपना H निकालेगा, फिर हम ये पढ़ेंगे जिसमें अल्कोहल अपना OH निकालेगा, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जिसमें अल्कोहल अपना H निकाल रहा है, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, ये रिलीज होगा, ये बाहर जाएगा। चलिए देखिए अल्कोहल ऐसी हरकत 2 केस में करता है, जब वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है लाइक दिस, और जब वो एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, मैं उम्मीद करता हूं आपको एसिड एनहाइड्राइड आते हैं, नहीं आते तो मेरी आपको फर्स्ट क्लास देखनी पड़ेगी। एसिड, एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। तो आप मान के चलिए अल्कोहल का जो H का रिलीज है वो 6 केस में होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बोक्सिलिक एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड। चलिए पहले सोडियम के साथ शुरू करते हैं। ये रिएक्शन शायद आपको छोटी क्लासेस में टीचर ने केमिस्ट्री लैब में जरूर करके दिखाई होगी कि जब हम अल्कोहल में सोडियम डालते हैं तो अल्कोहल का जो ये H है ये H2 की फॉर्म में रिलीज होता है और हाइड्रोजन पॉप साउंड से बर्न करती है, आपको पता होगा। तो ये CH3 CH2O -Na, sodium ethoxide and hydrogen gas is released, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड, राइट। तो आप अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, आप अल्कोहल फिनोल की फॉर्म में ले लीजिए। फिनोल जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा
तो बस आपको ना बेसिकली ये याद करना है। देखो ऑर्गेनिक में ना इंस्टेंट आंसर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑर्गेनिक आपको समय नहीं देगी आंसर को ढूंढने का, राइट। तो आप ऑर्गेनिक के इंस्टेंट आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको केसेस याद हो। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बोक्सिलिक एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड ये अच्छे से लर्न कर लें कि जब भी ये 6 रिएक्टेंट होंगे एल्कोहल अपना एच रिलीज करेगा। चलिए इसमें भी एल्कोहल का एच रिलीज कर दीजिए। एच रिलीज होकर क्या रिलीज कर देगा? हाइड्रोजन गैस। और हमें क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। शाबाश, दिस इज फिनॉक्साइड, दिस इज फिनॉक्साइड एंड दिस इज सोडियम। तो आंसर इज सोडियम फिनॉक्साइड, राइट। हाँ, आप एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में है, पर ये रिएक्शन आप पूछ लीजिए टेस्ट में बच्चों से, मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे इसका आंसर देने में। देखिए इसमें एक बात तो क्लियर है, आपने एल्कोहल का H प्लस रिलीज करना है, ये वाला हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। पर एल्यूमिनियम की वैलेंसी आपने बचपन में पढ़ी है कितनी होती है? एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है। अगर एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होती है तो ऐसे 3 अल्कोक्साइड आयन चाहिए होंगे, यानी कि ये जो आयन है ये ऐसे 3 चाहिए होंगे ना। तो CH3 ये टर्शी ब्यूटाइल ऑक्साइड है। दिस ऐसे कितने? 3 किसके साथ जुड़ जाएंगे मेरे बच्चे? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का एक बैक क्वेश्चन है, राइट एनी 2 रिएक्शंस showing acidic nature of phenol। फिनोल की एसिडिक नेचर को शो करने वाली 2 रिएक्शन लिखो। पहली तो ये हो गई फिनोल विद सोडियम, उसमें क्या बन रहा है? सोडियम फिनॉक्साइड, जो अभी लिखी है मैंने लेफ्ट साइड पे। एक आपको ये पता चल ही गया है कि H प्लस रिलीज हो रहा है, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी डाल सकते हैं। तो फिर OH और H वाटर बन जाएगा बाहर, और हमें क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए एक बात तो क्लियर हो गई ये रिएक्शंस देख के कि अल्कोहल जब अपना H रिलीज करते हैं, ये अल्कोहल का कौन सा करेक्टर शो हो रहा है? एसिडिक नेचर, राइट। तो एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है, राइट एनी 2 रिएक्शन शोइंग एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। तो आप ये लिख सकते हैं एक, और एक ये लिख सकते हैं। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं उम्मीद करता हूं आपने ये रिएक्शन भी छोटी क्लासेस में पढ़ी है। मैं छोटी क्लासेस लेता नहीं हूं, पर मेरे ख्याल से 9th या 10th में पढ़ी होगी रिएक्शन आपने। दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें एस्टर बनता है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि छोटी क्लासेस में, मतलब 9th या 10th जिसमें भी आपने पढ़ी है वो आप जानते हैं, 9th या 10th में ये रिएक्शन गलत पढ़ाई जाती है। मैं पहले वो पढ़ाऊंगा जो 9th या 10th में आप पढ़ के आए हो, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बताऊंगा ना, तो अगर किसी बच्चे के दिमाग में पुरानी रिएक्शन बैठी होगी तो हो सकता है मुझसे पढ़ने के बाद वो पुरानी हरकत करे जो 10th क्लास में करके आया है। छोटी क्लासेस में यूं कराया जाता है, H एंड OH वाटर, और वो क्या बना देते हैं? CH3COO, इसके साथ ये हिस्सा जोड़ देते हैं इथाइल, और एस्टर बना देते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ी आपने? 9th में, 10th में? 10th में पढ़ी थी सर। 10th में पढ़ी थी। देखो मैं किसी से नहीं पूछूंगा कि किसके स्कूल में कैसे कराया, किसके स्कूल में कैसे कराया, पर मैं सच्चाई जानता हूं कि मैक्सिमम स्कूलों में ऐसे पढ़ाया जाता है। एसिड का H निकाला जाता है और अल्कोहल का OH निकाला जाता है। ये रिएक्शन गलत है।
आप कहोगे सर फर्क क्या पड़ता है, बनना तो एस्टर ही है। ये जो एटीट्यूड होता है ना लाइफ में, फर्क क्या पड़ता है, ये तो दिक्कत करता है लाइफ में। चलो मैं पहले आपको सही कर दूं, फिर मैं फर्क क्या पड़ता है सिखाऊंगा। जब अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको मैंने अभी सिखाया है, वो आप केसेस याद कर लो कि अल्कोहल एसिड के साथ क्या रिलीज करते हैं, अपना एच, ओ एच नहीं, तो ये ओ एच देते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड हैं, पर फिर भी क्या रिलीज कर रहे हैं, ओ एच। ये एक सवाल है, ये एक सवाल है, पर फिर पहले रिएक्शन कंप्लीट करते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। आ जाओ, क्या बन जाएगा, CH3 CO O, ये देखो ना, ये ओ इथाइल, ओ इथाइल प्लस वाटर। आप कहेंगे सर एक बात बताओ, आप HOH किसका भी निकाल लो, बनना तो एस्टर ही है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है, इतना क्यों जोर दे रहे हो इस बात पे, फर्क पड़ता है। और यही फर्क एक बार एंट्रेंस में आया, यही फर्क एक बार एंट्रेंस में आया। एंट्रेंस के क्वेश्चन में यह आया कि दिस एल्कोहल हैविंग ऑक्सीजन O18, O18 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, O16, O17, O18। तो क्वेश्चन में उन्होंने ये डाल दिया कि अल्कोहल कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम रेडियो एक्टिव इन नेचर, O18। द क्वेश्चन वाज the radioactivity will observed in, question was the radioactivity will observed in ester, water, both and none। अब बताओ, जो बच्चा ऊपर वाला पढ़ के आया या ऊपर वाले से दिमाग लगाएगा, वो बच्चा O18 को किस में डाल देगा, वाटर में, एस्टर में, वाटर में। वाटर में, शाबाश। क्योंकि O18 अगर ये है, उसने OH निकाल दिया, तो O18 तो यहां पाई जाएगी। पर जो बच्चा ये सही तरीके से करेगा, वो एल्कोहल का H निकालेगा, एल्कोहल का O नहीं निकालेगा। तो एल्कोहल का O कहां है, दिखाता हूं मैं आपको, एल्कोहल का O कहां है, ये रहा, ट्रेस कर लिया हमने, तो O18 यहां मिलेगा। तो रेडियो एक्टिविटी विल ऑब्जर्व्ड इन एस्टर, नॉट इन वाटर। ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ मेरे बच्चे। हाँ, आपके मन में जो सवाल आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है कि सर एल्कोहल का H क्यों, कार्बोक्सिलिक का OH क्यों, ये आ रहा नहीं आ रहा दिमाग में आपके। इसका आंसर मैं इस चैप्टर में नहीं दूंगा, इसका आंसर आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, वेट फॉर दैट। चलिए, इसके लिए वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको मैंने कहा अल्कोहल, आप फिनोल ले लो, अब आप मेरी बात से सहमत होंगे, जो पुराना टॉपिक ढंग से पढ़ के आ रहे हैं ना, अब वो मेरी बात से सहमत होंगे, हालांकि वो आंसर नहीं है, पर सहमत हो जाएंगे। अब तो एल्कोहल का क्या निकालें, H, इसका OH बना दो एस्टर, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये O कहां से आया है, फिनोल से। और आप भूल गए, फिनोल में जो O है वो बेंजीन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा होता है, वो तो टूट ही नहीं सकता, यानी कि फिनोल का O तो निकल ही नहीं सकता अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो आप सहमत हैं, फिनोल का ही O होगा, ये O फिनोल का ही होगा भैया, प्लस वाटर। एक नेम रिएक्शन है फिशर एस्टेरिफिकेशन, फिशर एस्टेरिफिकेशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम। हाँ, आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आना चाहिए, सर एसिडिक मीडियम क्यों। हाँ, अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करते हैं, वाटर का लॉस करते हैं। वाटर ऐसे निकलेगा, क्यों निकलेगा आपको अगले चैप्टर मिल जाएगा, पर अभी याद कर लो। एंड दिस एस्टर इज फॉर्म्ड, दिस इज नेम रिएक्शन। देखिए, मैंने अभी हाल ही में आपका टेस्ट लिया है,
आपको मैंने नेम रिएक्शन पूछी थी, जैसे फिशर एस्टेरिफिकेशन है, मैंने फिनकेल्स्टीन, डाइजोटाइजेशन, स्वार्ट्स, ये सब पूछी थी। मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया, रिएक्शन की स्टेटमेंट लिख दी, रिएक्शन नहीं लिखी। देखो मैं आज तो बता दूं, आपको आधा नंबर तो दे दिया स्टेटमेंट का, मैंने आधा नंबर रिएक्शन का काट लिया है। आइंदा से रिएक्शन नहीं लिखी ना, मैं स्टेटमेंट का भी आधा नंबर नहीं दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। आपको इतनी समझ में होनी चाहिए कि जब नेम रिएक्शन मांगी आपसे तो रिएक्शन तो लिखोगे। और ये बात मैं अब नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर सर। लो, मैं बात पूरी कर लूं, या आप मेरी बात रिकॉर्डिंग में जाके चेक कर लो। मैंने रिकॉर्डिंग में भी ये बात ना जाने 10 या 20 बार बोली होगी कि नेम रिएक्शन की स्टेटमेंट लिखनी जरूरी है, और उतनी जरूरी रिएक्शन भी है। हाँ, दोनों लिख दो, अच्छी बात है। समय नहीं है तो रिएक्शन लिख के आ जाओ। अब एक बात और, एक बात और, कई बच्चों ने नेम रिएक्शन जो लिखी टेस्ट में आर की फॉर्म में लिखी, जैसे ये आर की फॉर्म में ना, ये आर की फॉर्म में लिखी, पर कोशिश करो आर की फॉर्म में कभी भी नेम रिएक्शन मत लिख के आओ। अगर आपको फिशर सर्टिफिकेशन आई है तो आप स्टेटमेंट लिखो, फिर ये प्रॉपर एग्जांपल लिखो जी ऐसा। आर की फॉर्म में मत लिखो मेरे बच्चे, उसका कारण क्या है मैं आपको अभी प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर में। हाँ, पहले बच्चे का डाउट ले लो, बच्चा डाउट बताओ, बच्चा सर आप डाउट। बता रहे थे एसिडिक मीडियम क्यों, फिर हाँ आप बता रहे थे ना ये एसिडिक मीडियम क्यों, हाँ, ये देखिए, फिर आवाज नहीं आई आपके। हाँ ये देख, ये एसिडिक मीडियम क्यों, इसका आंसर देख, ये देख, आंसर देख, ये देख, ये देख, ये रहा, क्या लिखा ये। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, ठीक इसका है। आंसर नेक्स्ट चैप्टर में बेटा। चलो, तो ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में एक क्वेश्चन आता है कि दैट वाटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर कॉन्स्टेंटली, वाई। उसका आंसर बड़ा सिंपल है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, और जो एस्टर मिलता है इसकी यील्ड बड़ी कम होती है, तो वाटर को रिमूव करने से इक्विलिब्रियम किस में शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो वाई द वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग एस्टेरिफिकेशन इज रिमूव्ड कॉन्स्टेंटली, आंसर because this reaction is slow and in equilibrium, and the removal of water will help us to shift the equilibrium in forward direction। ठीक है, चलिए अब हम अल्कोहल की कुछ रिएक्शन करते हैं एसिड हलाइड से। देखिए ये एसिड हलाइड है और ये अल्कोहल है। ये बात आपके दिमाग में बैठ चुकी है कि अल्कोहल का एच निकालने जब सामने एसिड एसिड के परिवार के सदस्य हों, जब आप इसका एच निकालेंगे ना, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा इसका क्या निकालना है, अपने आप आइडिया लग जाएगा। एंड दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। बाय प्रोडक्ट इज HCl and the answer is CH3 CO O C2H5। आप देख रहे हैं बन तो इसमें भी एस्टर रहा है, पर ये फिशर एस्टेरिफिकेशन नहीं है। फिशर एस्टेरिफिकेशन में अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हाँ, इसमें एक सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ pyridine, pyridine क्यों डाला। देखिए pyridine एक माइल्ड बेस है, ये माइल्ड बेस इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज होने से दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एसिड हलाइड ये ले लो, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। आप अल्कोहल ये ले लो। अब आपको तो रिएक्शन में एक आइडिया लगी गया कि अल्कोहल का एच निकालना है आपने, और इसका Cl। द फाइनल आंसर विल बी, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी, pyridine, माइल्ड बेस, तो बनेगा इसमें भी एस्टर ही, बेंजीन CO O बेंजीन, फिनाइल बेंजोएट। एस्टर की नेमिंग में अब भी कोई दिक्कत आ रही है तो घबराओ मत, एस्टर की नेमिंग में 3rd चैप्टर में करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। फिनाइल बेंजोएट इसका नाम है। हाँ, अल्कोहल को आप
एक और भी था, कौन? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड को मैं पढ़ा दूंगा नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक आप वेट कर लो। एल्कोहल क्या रिलीज करेगा अपना? एच। जब इसका एच निकालेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा सामने वाले का क्या निकलने वाला है। ये आप बताओ, जो ग्रीन पार्ट में डाला वो क्या है? CH3COO। और एल्कोहल ने क्या रिलीज किया अपना? H। तो बाहर क्या बच गया? CH3CO, ये तो एस एनहाइड्राइड में था, O, C2H5। अब बताओ इसमें भी क्या बन गया? पर ये एस्टेरिफिकेशन नहीं है, फिशर एस्टेरिफिकेशन नहीं है। यानी कि एक बात बड़ी सिंपल हो गई कि एल्कोहल चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करे, चाहे एसिड हलाइड से, चाहे एसिड एनहाइड्राइड से, बनना एस्टर ही है। राइट? देखिए, आपको एक बात पता है कि जब ऑर्गेनिक चल रही होती है, टॉपिक पढ़ाया जा रहा होता है, वो टॉपिक बहुत आसान लगता है देखने में, समझने में। पर उसी चीज को जब कई दिनों बाद पूछा जाए तो वही क्वेश्चन मुश्किल लगता है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आया, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद यही क्वेश्चन टफ हो जाएगा। आज आसान लग रहा है आपको, बोर्ड में क्वेश्चन आया ये, दिस रिएक्ट्स विद दिस। बच्चे नहीं कर पाए, कारण क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक कराने के बाद ना ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है सवाल किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। आप देखें, इसमें एल्कोहल है और सामने कौन है इसके? एसिड हलाइड। आपको HCl बाहर निकालना था और कुछ भी नहीं करना था। ये HCl बाहर हो जाएगा। HCl बाहर होती बनेगा क्या फाइनल प्रोडक्ट? बेंजीन, OCOOH। देखो जी, ये मैंने सारा का सारा यहां से उठाया, इसका H नहीं लगा मैंने अभी तक। अब तो इस O के साथ क्या जोड़ दूं? इस O के साथ क्या ये हिस्सा जोड़ दूं? ये हिस्सा COCH3। इसका आयुपिक नेम दे देता हूं, ये ग्रुप एसिटॉक्सी है, तो दिस इज 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। और इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, एस्प्रिन। आप सबके घर में डिस्प्रिन नाम की दवाई होगी, डिस्प्रिन। नीले पत्ते में आती थी पहले, टीवी में ऐड भी आती थी इसकी, सर में दर्द हो डिस्प्रिन खाओ। यानी कि ये एक बहुत फेमस पेन किलर है, बहुत फेमस पेन किलर है। और ये एंटी क्लोटिंग एजेंट भी है। एंटी क्लोटिंग एजेंट का मतलब होता है कि अगर हमारा ब्लड में कहीं कहीं क्लोट बनने शुरू हो जाएं, तो ये क्लोट हार्ट में भी जा सकते हैं। हार्ट में क्लोटिंग होने से हार्ट अटैक आ जाता है। और ये क्लोट, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भी हार्ट अटैक क्लोट से आता है, पर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि क्लोट्स हमारे लंग्स में भी बन सकते हैं। मतलब जो हमारे ब्लड के क्लोट्स होते हैं, क्लोटिंग लंग्स में भी हो सकती है। इसको कहते हैं लंग अटैक। मैक्सिमम लोगों को हार्ट अटैक पता होता है, लंग अटैक पता ही नहीं होता कि लंग अटैक भी कोई चीज होती है। और क्लोट ब्रेन में भी बन सकते हैं, जिसे पैरालिसिस हो जाता है। यानी कि
हमारे ब्लड में क्लोटिंग की टेंडेंसी होती है, सभी की बॉडी में नहीं होती बच्चे, सभी की बॉडी में नहीं होती। हालांकि कुछ लोग गलत सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि जो लोग बहुत मोटे होते हैं उन्हीं की बॉडी में क्लोट बनते हैं। ये बहुत गलत सोच है। पतले लोगों में भी क्लोटिंग हो सकती है, पतले लोगों को भी हार्ट अटैक हो सकता है, पतले लोगों को भी लंग अटैक हो सकता है। और लंग अटैक जानते हैं ज्यादातर किन लोगों को होता है? जो लोगों की सारा दिन सिटिंग जॉब होती है, सिटिंग जॉब जिनकी होती है, ज्यादातर सारा दिन बैठे रहते हैं चेयर पे, मूवमेंट ही नहीं है, उनको लंग अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे केस में डॉक्टर क्या देते हैं? एंटी क्लोटिंग एजेंट, मतलब वो दवाई, वो खून के जो क्लोट है बॉडी में, ब्रेन में तो नहीं, हार्ट में, लंग्स में, तो वो पतला कर देती है, खून को पतला कर देती है। तो वो सबसे बढ़िया दवाई चलती है एस्प्रिन, डिस्प्रिन। यानी कि डिस्प्रिन एक ऐसी दवाई है जो बिना डॉक्टर से पूछ के नहीं खानी चाहिए, बिना डॉक्टर से पूछ के कभी मत खाना ये दवाई। क्योंकि मान लो आपका खून वैसे ही पतला है और आप बिना डॉक्टर से पूछ के डिस्प्रिन खा रहे हो, तो खून और पतला हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? खून और पतला होने से नुकसान क्या होगा? खून पतला होने से नुकसान ये होगा कि किसी दिन गिर गुरा गए, चोट लग गई, खून आ गया, खून बहना रुकेगा नहीं। क्योंकि खून अगर पतला होता है तो खून की क्लोटिंग नहीं होती। फिर आपको जब चोट लगती है, बॉडी से खून निकलता है, तो खून जमता नहीं जमता? बोलो। यस सर। खून जमने का मतलब क्या है? जमते हैं। खून जमने का मतलब क्या? क्लोटिंग होगी नहीं होगी ब्लड की? तो अगर किसी का ब्लड पतला है और वो डिस्प्रिन खाई जा रहा है बिना डॉक्टर से पूछ के, अपने आप को डॉक्टर समझता हो जैसे किसी के, मतलब आज की डेट में सबसे बड़ा नुकसान ही क्या है? हम चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को डॉक्टर से ऊपर समझते हैं। हमें लगता है कि डॉक्टर की जरूरत ही क्या हमारे जीवन में। तो डिस्प्रिन एक ऐसी दवाई है, मैं तो हैरान होता था इसकी ऐड क्यों आती है टीवी पे। क्योंकि जब टीवी पे ऐड आती है तो लोगों को लगता है कि ये चीज किसी से भी बिना पूछ के खाई जा सकती है। नॉर्मली ऐड का मतलब यही होता है कि आप, अगर सलमान खान को ये एक ब्रांड बेच रहा है तो आप कहेंगे ये तो सलमान खान बेच रहा है तो मैं भी खा ही लेता हूं। कौन सा ब्रांड बेचता है सलमान खान? रिवाइटल, रिवाइटल मल्टीविटामिन है एक। तो एक ऐसी चीज जिसकी ऐड आती है तो लोग बिना सोच के समझ के खाते हैं, तो डिस्प्रिन नहीं खानी चाहिए। और मैं आपको एक सलाह और दे देता हूं, टॉपिक शुरू करता हूं फिर अपना। ये जो डिस्प्रिन की दवाई है, इकोस्प्रिन के नाम से भी आती है, इकोस्प्रिन, डिस्प्रिन की दवाई। अब ये जो 4 महीने है ना बच्चे हमारे पास, 4 महीने कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन महीने में तो खाने ही मत। क्योंकि इन महीनों में कौन सी बीमारी फैलती है? डेंगी। डेंगू फैलता नहीं फैलता इन 4 महीने में? इन चार यस महीने सर। में, हाँ, डॉक्टर क्या कहते हैं? पेन किलर मत खाओ, फिर डिस्प्रिन मत खाओ। क्यों? डेंगू में हमारा खून पतला होना शुरू होता है, प्लेटलेट गिरने शुरू हो जाते हैं ना डेंगू में। तो डेंगू में जब प्लेटलेट गिरने शुरू हो जाते हैं, डिस्प्रिन जिसने खाई हो, डिस्प्रिन खा रहा हो, तो उसके प्लेटलेट और जल्दी गिरते हैं। ये प्लेटलेट कम करती है, तो उससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए इन 4 महीने में तो डिस्प्रिन वैसे मत खाओ। और इन 4 महीनों के अलावा खानी है तो किससे पूछ के खाओगे? इंटरनेट से? डॉक्टर से। हाँ। डॉक्टर से। आजकल सबसे बड़ा डॉक्टर कौन सा है? इंटरनेट। लोग सोचते हैं हमें जरूरत ही नहीं किसी की, ऐसे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। चलिए भाई, तो ये क्वेश्चन बोर्ड में 1 नंबर का आया हुआ है। और ये एक आपको कहानी सुनाई है, इसलिए नहीं सुनाई कि आउट ऑफ द वे चला गया मैं। क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, प्रिपेयर एस्प्रिन, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, फ्रॉम फिनोल। राइट? ये मैं अभी नहीं कराऊंगा, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद कराऊंगा, ये सेम कन्वर्जन। चलिए, सर, एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चे, एक यहाँ मिनट पे रुक जाओ, एसिड ग्रुप को एक अच्छा। मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। एक सेट में ये आया और अगले सेट में ये आया। जिस सेट में ये आया ना बच्चे करके नहीं आए। इस सेट में ये आया तो बच्चे करके नहीं आए बच्चे। हाँ बताओ, ऊपर और नीचे वाली रिएक्शन में अंतर ही क्या है? एक ही तो रिएक्शन है। क्या हो जाएगा? इसका एच निकलेगा, इसका क्या निकलेगा? CH3CO O। तो CH3CO O, और अल्कोहल का क्या निकला वहां से? H। तो क्या बन जाएगा? O, बेंजीन, कार्बोक्सिलिक। अब इस O के साथ क्या फिट करें?
COCH3 दो थे ना, तो COCH3 एक रख गया। तो ये भी क्या बन गया मेरे बच्चे, ये भी तो एस्प्रिन है, 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हाँ बच्चे डाउट बोलो जल्दी से अपना। ये एसिड ग्रुप को कुछ हुआ क्यों नहीं, मतलब इस पे कोई फर्क क्यों नहीं आया? हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड में इसलिए फर्क नहीं आया क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो ग्रुप है वो OH है। जब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी करवाऊंगा तो बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ डोनेटिंग ग्रुप लगे हों या विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों तो क्या होता है। तो इसका आंसर आपको अगले चैप्टर में मिलेगा, इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात तो क्लियर हो गई कि एल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। क्वेश्चन कम्स व्हाई। देखिए एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल इज ड्यू टू electronegativity of O atom which withdraw shared electron density towards itself and release OH minus ions, so release H plus ion। और H plus रिलीज करने वाले क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। पर यहां पे फिर एक और सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है कि वाटर भी तो H प्लस रिलीज करता है, तो वाटर और एल्कोहल में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है फिर। आंसर इज वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल वाटर से भी वीकर एसिड होते हैं। क्वेश्चन कम्स व्हाई। देखिए आज जो मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं ये कंसेप्ट मैं पहले भी सिखा चुका हूं जो अब बताने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट मैं आपको अंतिम बार सिखा रहा हूं। आगे आज के बाद में एक कंसेप्ट पूछूं तो प्लीज मुझको रिप्लाई कर देना। चलिए शुरू करते हैं। 11th क्लास की बात बताऊंगा आज। जिसको नहीं पता वो जानता होगा मुझे नहीं पता थी, और जिसको ये मन को ये जवाब मिल जाए कि मुझको नहीं पता थी उसको तो मैं दोबारा कहूंगा उसको अच्छे से रिवाइज कर ले आज की क्लास को। देखिए वाटर जब अपना H प्लस रिलीज करेगा तो वाटर बनाएगा OH माइनस। इसको कहते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोक्साइड। जैसे इस आयन को क्या कहते हैं, ऑक्साइड आयन। O को H मिल जाए तो क्या कहलाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन। और एल्कोहल क्या बनाएंगे, एल्कोहल बनाएंगे RO माइनस, H निकल जाएगा ना बच्चे। अब इसको अल्काइल प्लस ऑक्सीजन है, ये ऊपर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्क प्लस ऑक्साइड, अल्क ऑक्साइड आयन। आज मैं आपको पहले 11th क्लास की बात बता दूं फिर मैं आपको इस आंसर में आऊंगा। देखिए 11th क्लास में आप एक बात सीखते थे, वो ये थी कि जब एक एसिड H प्लस रिलीज करता है तो जो वो बनाता है उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। यानी कि आफ्टर अ लॉस ऑफ H प्लस आयन कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड, राइट। ये एक एसिड काम करता है H प्लस को रिलीज करने के बाद। अगर ये कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ, अगर कंजुगेट बेस स्टेबल हुआ, स्टेबल का मतलब ये हुआ कि भी एसिड H प्लस छोड़ेगा और एक स्टेबल चीज बना रहा है तो H प्लस ज्यादा छोड़ेगा, इसका मतलब क्योंकि एक स्टेबल चीज जल्दी बनाएगी ज्यादा बनाएगा। और अगर एसिड कंजुगेट बेस स्टेबल बना रहा है तो वो स्ट्रॉन्गर एसिड कहलाएगा। स्ट्रॉन्गर एसिड वो होता है जो ज्यादा H प्लस दे। और अगर आप बिलीव करो अगर एक कंजुगेट बेस ही अनस्टेबल है, आप बताओ अगर अनस्टेबल है तो टिकेगा प्रोडक्ट साइड में, नहीं। अगर ये नहीं टिकेगा
तो वापस H प्लस को पकड़ के निकल लेगा कहां पर, एसिड की फॉर्म में। तो एसिड ज्यादा H प्लस देगा कम H प्लस देगा, कम H प्लस देगा। और जो एसिड कम H प्लस देते हैं वो एसिड क्या कहलाते हैं, वीकर एसिड। वीकर एसिड वो होते हैं जो कम H प्लस दें, स्ट्रोंगर एसिड वो होते हैं जो ज्यादा H प्लस दें, राइट। तो आप एक बात बताओ, एक एसिड स्ट्रोंगर कब होगा, जब उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा। और एक एसिड वीक कब होगा, जब उसका कंजुगेट बेस अनस्टेबल होगा। ये बात क्लियर है? तो मैं आगे बढ़ूं? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात, या अब कह सकते हैं गेंद कंजुगेट बेस के पाले में आ गई है। अब बात कंजुगेट बेस के पाले में आ गई है कि कंजुगेट बेस स्टेबल और अनस्टेबल कब होता है, राइट। ऑब्वियस है, अगर कंजुगेट बेस स्टेबल है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है, कंजुगेट बेस अगर अनस्टेबल है तो एसिड वीक है। अनस्टेबल है तो वापस भागेगा, H प्लस को लेके भागेगा, और H प्लस को लेके भागेगा तो एसिड वीक हो गया। देखिए, आप कंजुगेट बेस छोड़ दो, आपको मैं एक आयन की स्टेबिलिटी वैसे सिखा देता हूं, समझिएगा। देखिए, किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज कोई भी हो, किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो किसी पे पॉजिटिव या नेगेटिव है, एनी चार्ज, एनी चार्ज, और अगर वो चार्ज किसी वजह से कम हो रहा है, किसी वजह से, वजह छोड़ दो क्या है, अगर किसी वजह से वो चार्ज कम हो रहा है, इसका मतलब वो आयन स्टेबलाइज्ड हो रहा है। और अगर किसी वजह से वो चार्ज बढ़ रहा है, अगर किसी वजह से वो चार्ज बढ़ रहा है, तो वो आयन अनस्टेबल हो रहा है। ये बात बताना मैंने आपको पहले बताई या नहीं बताई? आज पहली बार बता रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं ये बात। सर पहले भी बता चुके हो। तो बस आज के बाद नहीं बताऊंगा, ये बात ध्यान रखना। आज के बाद बात नहीं बताऊंगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि चार्ज अगर कम हो रहा है, चार्ज अगर कम हो रहा है तो वो स्टेबल हो रहा है, चार्ज अगर बढ़ रहा है तो वो अनस्टेबल हो रहा है। और मैंने हमेशा कहा है, चार्ज ठीक तनाव की तरह होता है, चार्ज ठीक स्ट्रेस की तरह होता है। अब बताओ, स्ट्रेस अगर कम होता है तो हम स्टेबल होते हैं, और स्ट्रेस अगर बढ़ता है तो हम अनस्टेबल होते हैं। सही है गलत है? सही है। और अगर किसी वजह से, किसी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, अगर किसी वजह से आपका तनाव बढ़ रहा है, अगर किसी वजह से आपका तनाव बढ़ रहा है, तो वो वजह आपको और परेशान करेगी या आपको खुश करेगी? परेशान करेगी सर। परेशान करेगी, आपको और अनस्टेबल कर देगी। और अगर किसी वजह से वो तनाव, वो स्ट्रेस, वजह कुछ भी हो सकती है, वो कम हो रहा है, तो आप स्टेबल हो रहे हैं। जैसे मैं आपको एज अ पेरेंट बताता हूं, एज अ पेरेंट मैं एग्जांपल देता हूं कि जैसे कई बार हम बाहर से आते हैं, बाहर अपना वर्क प्लेस में जाते हैं या बिजनेस करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो कई बार स्ट्रेस किसी चीज़ का भी हो सकता है। घर में आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं और बच्चों के साथ कुछ समय बिता लेते हैं, तो स्ट्रेस कम हो जाता है, राइट। तो बच्चों से सबसे बड़ा, बच्चों से एंटी डिप्रेसेंट कोई चीज ही नहीं है, बच्चों से अच्छी कोई एंटी डिप्रेसेंट ही नहीं है, बच्चों से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। एज ए फादर मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर किसी वजह से तनाव कम है तो आप स्टेबल है, और अगर किसी वजह से तनाव बढ़ रहा है तो आप अनस्टेबल है।
और ठीक वही चार्ज है, चार्ज अगर बढ़ेगा तो आप अनस्टेबल मानती हो उस चार्ज को, आयन को, और चार्ज अगर घटेगा तो वो स्टेबल होगा। चलूं आगे, मैं पढ़ाना शुरू करूं? आ जाओ, यस सर। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब बताओ, ये एल्कोहल एक एसिड है, राइट? अगर ये एक एसिड है तो ये एसिड का क्या है? कंजुगेट बेस। सहमत हैं आप? तो यानी कि अल्कोक्साइड आयन अल्कोहल का कंजुगेट बेस है। आप बताना, अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन देगा। अब तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ओ पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ओ पे नेगेटिव है। तो आर ने इलेक्ट्रॉन देके नेगेटिव को और नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव को कम कर दिया? नेगेटिव को और नेगेटिव कर दो सर। बोलो, नेगेटिव को और नेगेटिव कर दिया? यस सर। अगर नेगेटिव और नेगेटिव हो गया तो अब बताओ, यहां पे चार्ज इंटेंसिफाई हो रहा है या डिस्पर्स हो रहा है? इंटेंसिफाई। अगर इंटेंसिफाई हो रहा है तो अल्कोक्साइड आयन स्टेबल हो रहा है या डीस्टेबलाइज हो रहा है? डीस्टेबलाइज हो रहा है। डिस्टेबलाइज। डिस्टेबलाइज्ड। हाँ, अगर ये डीस्टेबलाइज हो रहा है, आना जरा इधर सबसे राइट साइड में। अगर कंजुगेट बेस डीस्टेबलाइज हो जाए तो एसिड क्या हो जाता है? वीकर। तो इसका मतलब ये वापिस H को पकड़ेगा, कहेगा चल वापिस निकल। और अगर H+ वापिस चला गया तो एसिड ने H दिया ही नहीं या कम दिया। अगर कम दिया तो वीक एसिड। और OH- में H है। H ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, नेगेटिव। ना ही कम होगा नेगेटिव, ना ही बढ़ेगा। पर एल्कोक्साइड में नेगेटिव और नेगेटिव होगा, डीस्टेबलाइज होगा और वीक एसिड हो जाएगा। आप कभी भी एक एसिड को एक्सप्लेन करने लगे, कभी भी मेरे बच्चों, कभी भी D³ मत भूलना। D³ एक एसिड को बताना हो ना, D³ का मतलब है 3D। पहला D डोनेटिंग ग्रुप, दूसरा D डीस्टेबलाइज्ड, क्या? कंजुगेट बेस। देखो ना, डोनेटिंग ने कंजुगेट बेस डीस्टेबलाइज कर दिया इलेक्ट्रॉन देके, और डी से डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर। तो 3D, पहला डोनेटिंग, दूसरा डीस्टेबलाइज। डीस्टेबलाइज क्या? पूरी भाषा, डीस्टेबलाइज कंजुगेट बेस एंड डिक्रीजेस एसिडिक करेक्टर। तो आंसर ध्यान से सुनिएगा, मैं 3D का इस्तेमाल करूंगा, उम्मीद करूंगा आप 3D को ध्यान से सुनेंगे। Alcohols are weaker acid than water because of donating group of alkyl group, which destabilize conjugate base and hence decrease acidic character. आंसर क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। किसी को डाउट अभी पूछ ले। चलिए, आपको आंसर क्लियर है। देखिए, एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से ये वीक हुए तो आपको क्या लगता है, इन दोनों में से ज्यादा डोनेटिंग किस में बढ़ा है? इथाइल या मिथाइल? इथाइल। इथाइल। थाई। तो डोनेटिंग लगने से डिक्रीज होता है, तो बड़ा डोनेटिंग लगेगा तो ज्यादा डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में से ज्यादा वीक एसिड कौन सा हो गया? इथेनॉल। और इथेनॉल से भी वीक एसिड फिर कौन सा हो गया? और इससे भी वीक एसिड कौन सा हो गया? यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल्स आर वीकर एसिड एंड 2 डिग्री, 2 डिग्री आर वीकर देन 1 डिग्री, एंड 1 डिग्री इज वीकर देन मिथेनॉल। Question comes why? Why 3 degree are weakest acid?
आंसर ध्यान से सुनिएगा। इन 3 डिग्री एल्कोहल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप्स। उससे क्या होगा? उससे 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट होगी, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। आप बताओ 3 तरफ से नदी का बहाव आए तो नदी और आगे तेज स्पीड से जाती नहीं जाती? तो बताओ नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव हो जाएगा, बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई, और नेगेटिव इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? Destabilize the conjugate base. कंजुगेट बेस डिस्टेबलाइज हो गया। बहुत बढ़िया जी, पूरी बात बोलने वाले बच्चे मुझको बड़े अच्छे लगते हैं। डिस्टेबलाइज द कंजुगेट बेस। और अगर कंजुगेट बेस डिस्टेबलाइज बहुत हो गया तो ये बहुत वीक एसिड नहीं हो जाएगा मेरे बच्चे? तो आंसर 3 डिग्री एल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल बिकॉज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप विच, पहला डी, विच donates electron density, destabilize conjugate base and decreases acidic character। चलिए मैं आज चीज पूछता हूं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को लेके। आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए आज ही। अब बताओ ये वाला आयन ज्यादा अनस्टेबल है या ये वाला ज्यादा अनस्टेबल है? बताओ इन दोनों में ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? और ये ज्यादा अनस्टेबल है। आज मैंने पुराने का आंसर देना है। अब तो इनमें सबसे अनस्टेबल आयन कौन सा लग रहा है आपको? इसमें 3 एक डिग्री है, वाला। इसमें 2 है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव होता चला जाएगा, तो ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो ये कौन सा ऑर्डर आ गया? इंक्रीजिंग अच्छा एक बात बताओ, ये 4 आयन मैंने आपके सामने लिखे, 1 2 3 4, इन चारों में से किसकी H+ को खाने की भूख सबसे ज्यादा होगी? इनमें से कौन ऐसा है 4 जो के। H+ को झपट्टा मार के खा जाएगा? फोर्थ। फोर्थ, बहुत बढ़िया। 4. 4 के। फोर्थ, बहुत बढ़िया। सबका आंसर आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, गुड। सफल डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। क्योंकि मिथाइल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो O पे नेगेटिव इतना नहीं होगा, इथाइल O को और नेगेटिव कर देगा, ये और नेगेटिव कर देगा, और 3 अल्काइल और नेगेटिव कर देंगे। ऑब्वियस है, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्ज। तो कौन H+ को सबसे तेज झपट्टा मारेगा? फोर्थ वाला। और H+ खाने वाले कौन होते हैं? बेस होते हैं, बेस होते हैं। तो ये इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर समझ में आ गया मेरे बच्चे? यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल वीकर एसिड है, पर 3 डिग्री अल्कोहल का जो अल्कोक्साइड आयन होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होगा मेरे बच्चे? बेस होगा। आपको एक पुराना आंसर याद दिलाऊं, भूल गए? और मैं याद दिलाता हूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला। अब वही बात है, पर सुन, आपने जो गलती करी वो आपको रिवाइज हो जाएगी। यहां पर एक क्वेश्चन था कि एल्कोहल, अल्काइल हैलाइड एक्वस केओएच के साथ अल्कोहल देते हैं, पर अल्काइल हैलाइड अल्कोहलिक केओएच के साथ एल्कीन देते हैं। याद दिलाऊं आंसर? उसमें था कि जो OH- होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। आप बात समझ गए? OH- स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, क्योंकि OH- किसके पीछे आएगा? वो तो इससे भी पीछे आ जाएगा, इससे भी वीक हो जाएगा ना OH- बेसिक के मामले में। तो OH- इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता था, अल्काइल ग्रुप अल्कोहल बना देता था। पर अल्कोहलिक KOH में क्या बनेगा? अल्कोक्साइड आयन। और अल्कोक्साइड आयन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि आर इलेक्ट्रॉन देता है, O को नेगेटिव कर देता है, इसकी H+ के लिए भूख बढ़ा देता है। तो अल्कोहलिक KOH प्रोड्यूस अल्कोक्साइड आयन, एंड अल्कोक्साइड आयन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। याद है पुराना आंसर? एंड हेंस रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन रिएक्शन टू फॉर्म एल्कीन। तो ये भी आंसर क्लियर है बच्चों आपको?
Yes, sir. हाँ, अब बात आती है फिनोल की। नेक्स्ट क्लास में करेंगे।